नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय सर वेलकम करते हैं आपका अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी चैनल पर। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बाबर का इतिहास, यानी भारत में बाबर ने किस राजनीतिक इतिहास का निर्माण किया और कैसे किया, क्या उसकी पृष्ठभूमि थी और किस तरह से भारत की राजनीतिक परिस्थितियाँ थी उस समय। ठीक है, ये सारी बातों को हम आज समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पिछली क्लास में हमने बच्चों बाबर की पृष्ठभूमि डिस्कस किया था और आपको बताने की कोशिश किया था कि फरगना में या समरकंद में कौन सी राजनीतिक परिस्थितियां थी जिसकी वजह से बाबर को वहां से मध्य एशिया छोड़कर हिंदुस्तान की तरफ आना पड़ा। ठीक है, वो किस तरह से काबुल की गरीबी को पसंद नहीं किया और हिंदुस्तान की अमीरी को बच्चों पसंद करता है। ठीक है, क्या वजह थी जिसकी वजह से बाबर हिंदुस्तान आया, ये सारी चीज़ें आज फिर से हम थोड़ा सा आपको रिपीट कर देंगे और बेसिक रूप से ये देखने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में हिंदुस्तान की कौन सी वो कमजोरियां थी या हिंदुस्तान की कौन सी वो राजनीतिक परिस्थितियां थी जिसने बाबर को हिंदुस्तान का सरोताज बच्चों सौंप दिया। ठीक है, और फिर से एक नई तरह की राजनीतिक संरचना हिंदुस्तान में बनना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो चलिए फटाफट लाइक एंड शेयर कर दीजिए और क्लास को कंटिन्यू करते हैं बच्चों। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आएगी। चलिए एक बार लाइक एंड शेयर करिए, बाकी लोग भी क्लास से जुड़ सकें। रवि प्रकाश जी, मानू जाटव, भारती, मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही बच्चों। नवीन जी, शिवेंद्र। चलिए बच्चों देखते हैं क्लास को। काजल कुमारी, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। देखिए बच्चों, क्लास में आपको अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी पर बच्चों ये क्लास हमारे साथ यहाँ पर जितने भी टॉप एजुकेटर हैं लगे हुए हैं। ठीक है, और ये हमारा बायोडाटा है, एक्सपीरियंस है, जिसे आप देख सकते हैं। एक लंबा एक्सपीरियंस है यूपीएससी स्कॉलर के साथ। और ये क्लास बच्चों जब भी आप प्लस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करेंगे आपको ये कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मिल जाएगी। इसके अतिरिक्त आपको प्लस प्लेटफॉर्म पर आर्ट एंड कल्चर, ये अभी कंप्लीट होने वाला बच्चों 2 या 3 दिन में ये क्लास भी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। तो जब भी आप प्लस प्लेटफॉर्म ज्वाइन करेंगे वहाँ पर आपको आर्ट एंड कल्चर विद करेंट अफेयर्स एकदम अपडेट आपको मिलेगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री बच्चों ये न्यू और फ्रेश बैच आपके लिए स्टार्ट हो रही है 5 अक्टूबर को। तो ये भूलना मत बच्चों, 5 अक्टूबर न्यू और फ्रेश बैच। जो बच्चे 2020, 21, 22 और 23 में अपीयर होना चाहते हैं यूपीएससी एग्जाम के और कंप्लीट तैयारी वो करना चाहते हैं तो उनके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है कि आप यहाँ से अपनी नई शुरुआत कर सकते हैं। 5 अक्टूबर से ये फ्रेश और न्यू बैच बच्चों आपको मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात आपको बच्चों बताना ये है कि ये आपको 6 अक्टूबर, माफ़ करिएगा, 1 अक्टूबर से यानी 1 अक्टूबर से बच्चों ये क्लास होगी और ये क्लास सैटरडे और संडे होगी। लेकिन आपको बता दें बच्चों कि इस क्लास के अतिरिक्त आपकी पहले ये क्लास आप समझिए, हिंदी में न्यूज़पेपर एनालिसिस की बैच, ये हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस है बच्चों। अभी तक आपने देखा होगा कि द हिंदू या जितने भी इंग्लिश न्यूज़पेपर हैं सभी चैनल पर या मैक्सिमम टीचर या एजुकेटर्स के द्वारा वो डिस्कस किया जा रहा है और आपको सुविधा भी है कि द हिंदू जैसे न्यूज़पेपर आपको आसानी से उपलब्ध हैं। लेकिन हिंदी में भी बहुत अच्छे अच्छे न्यूज़पेपर्स हैं बच्चों जिनका एडिटोरियल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है और महत्वपूर्ण हो सकता है। और इसी को ध्यान में रखकर बच्चों हमने हिंदी एडिटोरियल, हिंदी न्यूज़पेपर एडिटोरियल को पूरी तरह से कवर करने का डिसीजन लिया है और 1 और 2 एडिटोरियल को ही हम पूरी तरह से कवर करेंगे और बेहतर तरीके से कवर करेंगे बच्चों। ठीक है, तो कल आपकी ये क्लास कंटिन्यू हो रही है मॉर्निंग में 10 बजे। ठीक है, 10 AM मॉर्निंग शो में, ये मॉर्निंग शो बच्चों आपको एडिटोरियल के लिए स्टार्ट किया जा रहा है मॉर्निंग शो बच्चों। तो ये मॉर्निंग शो आपको कल से मिलेगा 10 AM यूट्यूब पर। ये क्लास कहाँ होगी बच्चों? ये यूट्यूब पर मॉर्निंग में 10 AM पर, यूट्यूब पर मॉर्निंग में 10 AM पर ये क्लास कल आपको मिलेगी। और कल हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर उपस्थित होंगे और मुझे उम्मीद है कि वो टॉपिक आपको मजा आएगा बच्चों, बहुत बेहतर टॉपिक होगा। और कैसे पढ़ा जाता है, कैसे न्यूज़पेपर एनालिसिस किया जाता है, थोड़ा सा कल इस पर भी डिस्कस करेंगे कि वास्तव में न्यूज़पेपर पढ़ा कैसे जाता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये कि बच्चों आपको पता है कि ये क्लास जो है एडिटोरियल की जो क्लास होगी वो मंडे टू फ्राइडे होगी, यानी हफ्ते में कितने दिन? 5 दिन। ठीक है, और हफ्ते का 2 दिन बच्चों, 2 दिन हम क्या करेंगे? करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, यानी पूरे सप्ताह का जो करंट अफेयर्स होगा, यानी 2 दिन में मैराथन सेशन के तहत बच्चों, ये आंसर राइटिंग है, माफ करिएगा, ये बच्चों आंसर राइटिंग है, लेकिन इससे आपको 2 दिन में ये क्लास जो है मैराथन शो है बच्चों, मैराथन शो
ये मैराथन शो 2 दिन होगा और ये 2 दिन होगा करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है। करंट अफेयर सैटरडे और संडे, ठीक। और ये 1 अक्टूबर को ये क्लास स्टार्ट होगी, 1 अक्टूबर को बैच ये स्टार्ट हो रही बच्चों ये क्लास। और ये क्लास बच्चों उसी 10 AM पर होगी, लेकिन अगर आपको बता दें बच्चों तो 5 दिन आपकी एडिटोरियल की क्लास होगी, लेकिन चूंकि 29 को वो स्टार्ट हो रही तो 29-30, ठीक, केवल 2 दिन का गैप मिल रहा है, तो यहां पर हम उसको रोक के 2 दिन इसको पहले कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ठीक है, देखेंगे या तो आने वाला सैटरडे ही स्टार्ट होगा ये 1 तारीख से, हालांकि इसको मैंने स्टार्ट करने का डिसीजन लिया है, लेकिन कोशिश होगी कि ये सैटरडे से ही स्टार्ट करूं इसको, क्योंकि सैटरडे और संडे बच्चों 2 दिन आपको ये मैराथन सेशन होगा, ठीक है। मैराथन सेशन आपका 2 दिन होगा हफ्ते में, सैटरडे और संडे, ठीक। और इसके अतिरिक्त आपकी सबसे इंपॉर्टेंट क्लास जो होगी वो है बच्चों आपके आंसर राइटिंग की, जो स्टार्ट हो रही है। आंसर राइटिंग क्लास ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगी बच्चों, आंसर राइटिंग की, जो आपको पूरी तरह से आपके सफल और असफल के बीच का गैप जो है, यही क्लास आपके सक्सेस और अनसक्सेस के बीच का जो गैप है वो इसी क्लास के द्वारा बच्चों पूरा किया जा सकता है। यही वो क्लास है जो आपको आगे ले जा सकती है, यही वो क्लास है जो आपको जहां पर है वहीं पे छोड़ देगी, ठीक है। तो जो बच्चा इसमें इंटरेस्ट लेगा वो नो डाउट वो बहुत लोगों को पीछे छोड़ देगा, क्योंकि यही वो चीज है जो आपको ये बताएगी कि आप में क्या काबिलियत है, क्या वास्तव में आप यूपीएससी लायक हैं, क्या वास्तव में आप यूपीएससी को क्रैक कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। यही वो क्लास है जो आपको पूरी तरह से बच्चों आपको समझने के लिए क्या होगी, जरूरी होगी, ठीक है। तो इस क्लास को आपको ज्वाइन करना, और ये क्लास आपकी स्टार्ट हो रही है 1 तारीख से, यानी 1 अक्टूबर से, ठीक है। 1 अक्टूबर से ये क्लास स्टार्ट हो रही बच्चों, ठीक। चलिए, अब आपको पता है कि अगर आपको प्लस प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना है, नई बैच आपको ज्वाइन करना बच्चों, तो अनअकैडमी आपको 2 तरह का प्लेटफॉर्म देती है। अगर आपको लगता है बच्चों का आप हमारे गाइडेंस में वर्क करना चाहते हैं, आपको ये फील होता है कि नहीं डॉक्टर संजय सर के गाइडेंस में वर्क करके हम अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं, तो वेलकम है बच्चों आपका अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पर। क्योंकि अनअकैडमी अपनी फीस भी इंक्रीज कर रही है, तो फटाफट आप बच्चों ये प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हैं। और हमसे जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, SKY लाइव हमारा रेफरल कोड है, SKY लाइव, इसको अप्लाई करके अपने कोर्स को परचेज करना है। कोर्स में बच्चों आपका जो आइकॉनिक प्लेटफॉर्म है वो आपको आइकॉनिक प्लेटफॉर्म आपको एक अदर सुविधा ये देता है कि यहां पर आपको कोच की सुविधा भी मिल जाती है, कोच की सुविधा भी मिलती है बच्चों आइकॉनिक में, ठीक। और आइकॉनिक में आप हमारा रेफरल कोड अप्लाई करके 10% डिस्काउंट ले सकते हैं, और 2 साल का कोर्स आपको 89,100 में, और 1 ईयर का कोर्स बच्चों आपको 57,600 में। और प्लस अगर 2 साल का आप लेना चाहते हैं तो 57,600, और 1 ईयर का 39,600। तो कोई भी कोर्स आप अपने अकॉर्डिंग परचेज कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी कोर्स बच्चों अपने अकॉर्डिंग आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। जब आप कोर्स परचेज कर लेते हैं तो आपके साथ जो है एकदम स्टार्टिंग से प्रिपरेशन शुरू किया जाता है बच्चों, और ये मेंस से ही आपकी क्लास स्टार्ट होगी। मेंस का पूरा सेक्शन है, यही आपको पूरी तरह से बच्चों क्लियर करना है, क्योंकि अगर मेंस आपने क्लियर किया तो फिर फाइनल सिलेक्शन की उम्मीदें क्या हो जाती हैं, 100% श्योर हो जाती हैं। और ये हमारा रेफरल कोड है जिसका यूज करके आप 10% डिस्काउंट भी ले सकते हैं, और साथ साथ हमसे बच्चों जुड़ सकते हैं। हमारे गाइडेंस में आपको पढ़ने का या कार्य करने का मौका आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज हम बाबर की चर्चा करेंगे। उम्मीद है सभी को हमारी बातें सुनाई दे रही होंगी। चलिए बच्चों, रवि प्रकाश जी, संजय कुमार, हाँ ये सारी क्लासें कल यूट्यूब पे होंगी। किसी को अगर कोई डाउट है तो पूछ सकता है। करंट की मॉर्निंग में एडिटोरियल की क्लास 10 बजे कल स्टार्ट हो रही है। कल पहला एडिटोरियल आपको डिस्कस करेंगे बच्चों। मंजुल आर्ट एंड कल्चर, इसके लिए प्लेटफॉर्म आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, प्लस प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा बच्चों इसके लिए। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। चलिए बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे बाबर की। बाबर, ठीक। तो बच्चों बाबर के बारे में
जानकारी का जो सबसे बड़ा माध्यम है वो स्वयं इनकी आत्मकथा है। बाबर के विषय में जानने का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो स्वयं इनकी आत्मकथा है, जिसका नाम है बाबरनामा, जिसका नाम है बच्चों बाबरनामा। ठीक है, हाँ बोलिए। जिसका नाम है बच्चों बाबरनामा। एक सेकंड बच्चों, हाँ देखिए, बाबरनामा ये किस भाषा में लिखी गई थी बच्चों? तुर्की भाषा में। ये किस भाषा में है? ये तुर्की भाषा में है। ठीक है, ये बच्चों किस भाषा में है? तुर्की भाषा में। और मुगलिया सल्तनत का ये पहला बादशाह था जिसने अपने स्वयं की आत्मकथा लिखी। इनके बाद अगर कोई लिखेगा तो वो है बच्चों जहांगीर। इनके बाद अगर किसी ने लिखा तो किसने लिखा? जहांगीर ने, जिनका नाम था, जिसका साहित्य का नाम था तुजुक ए जहांगीरी। तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी। ठीक है, तो तुजुक ए जहांगीरी और बाबरनामा ये दोनों क्या है? मुगलिया सल्तनत की बच्चों बादशाहों के द्वारा लिखी गई क्या है? आत्मकथाएं हैं। ठीक है, तो बात करिएगा बाबर बच्चों हिंदुस्तान, कल बाबर के विषय में पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था इनकी पृष्ठभूमि के बारे में, और वहां पर हमने आपको बताया था कि बाबर का जन्म जो है 1483 ईस्वी में मावरा उल नहर, ये एक स्पेसिफिक प्लेस है बच्चों जो इनके गांव का नाम था, मावरा उल नहर, जो ट्रांसआक्सियाना के फरगना क्षेत्र में पड़ता है बच्चों। मावरा उल नहर, मावरा उल नहर ये कहां पड़ता है? ये ट्रांसआक्सियाना में पड़ता है बच्चों। ट्रांसआक्सियाना में पड़ता है मावरा उल नहर, और ये ट्रांसआक्सियाना कहां है? फरगना में। यहीं पर बच्चों इनका क्या होता है? जन्म होता है। इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा, इनके पिता का नाम था बच्चों उमर शेख मिर्जा, और माता का नाम इनके था कुतलुग निगार खां। इनकी मां का नाम था बच्चों कुतलुग निगार खां। कुतलुग निगार खां, ठीक है, कुतलुग निगार खां। और कहा जाता है बच्चों कि बाबर के खून में दो ऐसे वंशों का खून दौड़ रहा था जो कहीं न कहीं धैर्य और साहस के लिए अपने इतिहास में बच्चों जाने जाते हैं, और वो दोनों वंश थे तैमूर और मंगोल वंश। तो दो ऐसे वीर वंशों का खून बाबर के रगों में दौड़ रहा था, जिसका परिचय कहीं न कहीं बाबर ने भी बच्चों एक बेहतर योद्धा के रूप में हिंदुस्तान की राजनीति में हस्तक्षेप करके दिया। ठीक है, तो आपको पता है कि इनके माता पिता बच्चों तैमूर और मंगोलों के वंशजों के तौर पर जुड़े थे, और इन दोनों से पैदा हुआ था कौन? बाबर। तो बाबर की पृष्ठभूमि पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि फरगना में या ट्रांसआक्सियाना में कौन सी कंडीशन उत्पन्न हुई जिसकी वजह से बाबर को हिंदुस्तान की तरफ आना पड़ा। लेकिन आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, ज़्यादा चर्चा तो नहीं करेंगे, लेकिन उस चर्चा के लिए आपको ये बताना पड़ेगा कि हिंदुस्तान की राजनीति उस समय किस तरह से थी, या हिंदुस्तान की राजनीति में उस समय क्या परिस्थितियां थी, कौन से हिंदू राजा थे, कौन से जो है मुस्लिम राज्य हुआ करते थे। थोड़ा सा इसकी चर्चा कर लीजिए फटाफट। फिर हम आते हैं बच्चों युद्धों पे। ठीक है, देखिए गुजरात बच्चों उस समय क्या था? स्वतंत्र था। गुजरात जो है ये स्वतंत्र था। ठीक, सिंध प्रांत भी क्या था? स्वतंत्र था। सिंध भी अलग था। ये जो आपका क्षेत्र है यहां पर कौन थे? लोदी शासक था, जिसका नाम था बच्चों इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी, ठीक है। और यहां पर ये जो बिहार है आपका बच्चों,
ये भी स्वतंत्र है। बंगाल भी पूरी तरह से क्या था, अलग था, बंगाल भी स्वतंत्र है। दक्षिण में आपके जो है 5 राज्य थे। दक्षिण में 5 राज्य कौन कौन थे बच्चों? बरार, बीदर, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा। ये 5 राज्य दक्षिण में थे, जिनका निर्माण जो है बहमनी साम्राज्य के पतन के बाद हुआ था। बहमनी साम्राज्य के पतन के बाद इन 5 राज्यों का निर्माण हुआ था बच्चों। बहमनी साम्राज्य के पतन के बाद इन 5 राज्यों का निर्माण हुआ था। और ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है ये किसका था बच्चों? ये विजयनगर था। यहाँ पे पूरा क्या है, विजयनगर था। इसके ऊपर जो है ये छोटे छोटे क्षेत्र थे, ठीक। ये आपका बीजापुर था, ठीक। यहाँ पे सब ये बरार, अहमदनगर और गोलकुंडा, ठीक है, बीजापुर, ये इस तरह से बटे हुए थे। यानी दक्षिण भारत भी बटा हुआ था। और यहाँ पर जो ये इनका जो क्षेत्र है, माफ करिएगा, ये पूरा जो है ये पंजाब क्षेत्र में दौलत खां सूबेदार थे। दौलत खां बच्चों क्या था, सूबेदार था। किसकी तरफ से? इब्राहिम लोदी की तरफ से। तो ये पूरा क्षेत्र किसका है? इब्राहिम लोदी का था। ये पूरा क्षेत्र बच्चों इब्राहिम लोदी का है। कश्मीर भी उस समय क्या था, स्वतंत्र था। पिछली क्लास में ये सारी चीजें आपको बताया गया था, ठीक है। बंगाल भी स्वतंत्र है। बिहार भी लोहानी वंश के द्वारा स्वतंत्र हो रहा था, बिहार भी अलग है, ठीक है। यहाँ मालवा क्षेत्र भी ये पूरी तरह से क्या है, अलग है। राजस्थान तो निकल ही गया, इसको आयस छोटा करिए। यहाँ पे आपका राजस्थान भी बच्चों, यहाँ पे कौन है, राणा सांगा है। राणा सांगा, ठीक है, राणा सांगा है। ठीक, यानी कहने का मेरा तात्पर्य सिर्फ इतना सा है बच्चों कि जिस समय बाबर जो है काबुल में आके रुका हुआ था, ठीक है, जिस समय बाबर काबुल में है उस समय हिंदुस्तान की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है उसको जरा देखिए। तो कहते हैं इब्राहिम लोदी के पास केवल आगरा और दिल्ली पंजाब का क्षेत्र बचा हुआ था और पंजाब क्षेत्र में उसकी तरफ से सूबेदार कौन था, दौलत खां। यहाँ पंजाब में दौलत खां बच्चों क्या था, सूबेदार था। किसका, इब्राहिम लोदी का, ठीक है, इब्राहिम लोदी का सूबेदार था बच्चों। दौलत खां का बेटा था जुल्फिकार खां, इसका बेटा कौन था, जुल्फिकार खां, जुल्फिकार खां। अब दौलत खां जो है इब्राहिम लोदी से पूरी तरह स्वतंत्र व्यवहार कर रहा था, ठीक है, यानी एकदम स्वतंत्र व्यवहार कर रहा था बच्चों। और यहां इब्राहिम लोदी का चाचा है आलम खां लोदी, इनका चाचा था बच्चों आलम खां लोदी। ये भी सत्ता चाहता था इब्राहिम लोदी से, चाचा थे ये किसके, इब्राहिम लोदी के बच्चों, इनके चाचा हैं इब्राहिम लोदी के। तो इब्राहिम लोदी को एक साथ 2 मोर्चे पर लड़ना था बच्चों। एक तरफ तो अपने पारिवारिक कलह से इब्राहिम लोदी को उबरना था, ठीक है, अपने प्रशासनिक कर्मचारियों के विद्रोह से भी उसे उबरना था, ये भी विद्रोह है। और यहां पर बच्चों राणा सांगा भी दिल्ली चाहता है। राणा सांगा सबसे प्रबल प्रतिद्वंदी हुआ करता था किसका, इब्राहिम लोदी का। दोनों के बीच युद्ध हो चुके थे जिसमें राणा सांगा जो है वो इब्राहिम लोदी को पराजित कर चुका था। तो राणा सांगा के विद्रोह को भी इब्राहिम लोदी को रोकना है। अमीन अपने चाचा आलम खां का विरोध भी रोकना है, अपने ब्यूरोक्रेसी यानी प्रशासन के विरोध को भी दबाना है। और ऐसे में एक चौथी समस्या काबुल में आ गया, कौन, बाबर। ऐसे में बच्चों एक नई समस्या के रूप में उभर के आया कौन, बाबर, ठीक है।
तो कहते हैं जब स्वयं अपने ही परेशानियों से जूझ रहा इब्राहिम लोदी, तो वो बाबर जैसी शख्सियत से कैसे निपट पाता। ठीक है, तो ये इनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि है बच्चों। यानी इब्राहिम लोदी जो है वो कई तरह से समस्याओं में घिरा हुआ है, लेकिन इब्राहिम लोदी एक वीर योद्धा था बच्चों। उसने सर नहीं झुकाया बाबर के सामने। जब बाबर ने यह संदेश भेजा कि हमें दिल्ली सौंप दीजिए, दिल्ली हमारे वंशज तैमूरों की है, इस पे हमारा वास्तविक अधिकार है, तो कहा जाता है इब्राहिम लोदी ने बच्चों युद्ध का न्योता स्वीकार किया, लेकिन सर नहीं झुकाया उसने। ठीक है, तो अब ये तो पृष्ठभूमि है हिंदुस्तान की कि कोई भी अदना सा आदमी भी आता तो हिंदुस्तान की राजनीतिक पृष्ठभूमि ऐसी थी कि वह यहां पे किसी भी भाग पर अपना अधिकार कर सकता था। ठीक है, अगर थोड़ी सी योग्यता भी उसमें होती। ठीक, लेकिन बाबर वास्तव में क्या हिंदुस्तान को जीतना ही चाहता था? क्या हिंदुस्तान को प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा को लेकर ही वो हिंदुस्तान आया? क्या और भी रीजन थे? तो थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं बच्चों। कहा जाता है बाबर को एक कहानी, 112 वर्ष वृद्ध एक महिला ने तैमूर की विजय की कहानी बाबर को सुनाई थी, और बाबर उस विजय से बेहद प्रभावित था बच्चों। देखिए, बाबर उस विजय से बेहद प्रभावित था। तैमूर की विजय, चूंकि आप जानते हैं सल्तनत काल में तैमूर ने विजय किया था 1398 में, और उस वृद्ध महिला ने, कहते हैं वृद्ध महिला द्वारा तैमूर की विजय, वृद्ध महिला द्वारा तैमूर की विजय की कहानी को सुनकर बाबर क्या था? उत्साहित था। तैमूर विजय की कहानी सुनकर बाबर क्या था? उत्साहित था। और चूंकि तैमूर ने दिल्ली को जीता था, इसलिए बाबर जो है दिल्ली पर अपना अधिकार भी कहीं न कहीं राजनीतिक रूप से क्या कर रहा था? मान रहा था। ठीक है, तो एक तो ये कि भाई वृद्ध महिला द्वारा तैमूर विजय की कहानी बाबर को सुनने का अवसर मिला, ऐसा आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव का मानना है कि जब इन्होंने, बाबर ने ये कहानी सुना तो बाबर भी हिंदुस्तान को जीतने के लिए क्या हो जाता है? लालायित हो जाता है। लेकिन वास्तविकता ये थी बच्चों कि बाबर वास्तव में हिंदुस्तान को जीतना चाहता था। ये उसकी महत्वाकांक्षा का क्या था? परिणाम था। हिंदुस्तान की विजय बाबर की महत्वाकांक्षा का परिणाम भी माना जाता है, महत्वाकांक्षा का परिणाम भी माना जाता है। और इसे महत्वाकांक्षा का परिणाम कहिए या बाबर की मजबूरी कहिए, क्योंकि वास्तव में बाबर का जो मूल क्षेत्र अपना था, जो अपना मूल क्षेत्र था, यानी ट्रांसआक्सियाना, जो अपना इनका मूल क्षेत्र था, वो तो उज्बेकों के हाथ में चला गया। उसको तो उज्बेकों ने कब्जा कर लिया। और जहां के ये राजा थे, जो इनकी राजधानी थी अल्दियान, फरगना में इनके चचेरे भाई जहांगीर मिर्जा को लोगों ने शासक बना दिया। देखिए, इनके भाई 3 ही तो केंद्र थे बच्चों। इनके कितने केंद्र थे? 3। एक फरगना, समरकंद और काबुल। समरकंद ये हमेशा चाहते रहे, क्योंकि समरकंद तैमूरों का क्षेत्र था और तैमूरी वंशज होने के कारण इस पे, समरकंद पे अपना वास्तविक अधिकार बाबर मानता था। लेकिन 3 बार प्रयास करा बाबर ने, 3 बार बच्चों इन्होंने प्रयास किया, लेकिन पूरी तरह से समरकंद को कब्जा नहीं कर पाए। और समरकंद पर कब्जा हो गया किसका? उज्बेकों का। समरकंद पर कब्जा हो गया उज्बेकों का। और यहां उज्बेकों का जो कब्जा हुआ वो किसके प्रयास से हुआ? सैबानी खां के। किसके प्रयास से हुआ बच्चों? सैबानी खां के। अब देखिए, रही बात फरगना की, फरगना को उज्बेक जीतना चाहते थे। फरगना को उज्बेक क्या करना चाहते थे बच्चों? जीतना चाहते थे। लेकिन इसी समय उस्मानिया सुल्तानों ने, उस्मानिया तुर्कों ने फरगना पर इनके चचेरे भाई जहांगीर मिर्जा को क्या बना दिया? शासक। इनके जहांगीर मिर्जा यानी फरगना भी इनके हाथ से चला गया। और ये इस समय कहां थे? ये इस समय कहां थे बच्चों? काबुल में थे। कहां थे? काबुल में थे। काबुल में इनका प्रबल विरोधी महमूद खां, जो इनका चाचा था, वो इनका प्रबल विरोधी था। और काबुल पूरी तरह सुरक्षित भी नहीं था बाबर के लिए।
तो बाबर जाता कहां जाता बच्चों? तो एक तरह से अगर देखिए तो बाबर की मजबूरी है कि वो हिंदुस्तान में अपने कदम को रखे, ठीक है। और बाबर स्वयं अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कहता है, बाबरनामा में स्वयं कहता है कि मैंने 2 रमजान एक जगह नहीं मनाया, और यह दर्शाता है कि बाबर भी राणा प्रताप की तरह जो है जंगलों में भागता ही रहा पूरी जिंदगी भर, जब तक वो हिंदुस्तान की सल्तनत का बादशाह नहीं बन गया। तो बाबर का जीवन भी बहुत ही कठिनता पूर्वक व्यतीत हुआ बच्चों, सामान्य जीवन बाबर नहीं बीता। तो ये अब कहा जाता है कि बाबर स्वयं अपनी आत्मकथा में कहता है कि मैंने जिंदगी के 2 रमजान किसी एक जगह पे नहीं बिताया। इसका मतलब इससे यह पता चलता है कि मध्य एशिया की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है वो बहुत ही क्या है बच्चों, अंतर्कलह से भरी हुई है। वहां बाबर के लिए एक अस्थायी राज सत्ता के लिए कोई जगह नहीं थी। अब दूसरी परिस्थिति बताता हूं। दूसरी कंडीशन यह है कि बाबर स्वयं अपनी आत्मकथा में कहता है कि बाबर स्वयं अपनी आत्मकथा में कहता है कि यहां काबुल जो है, काबुल में आय का जरिया मात्र क्या है बच्चों? तमगा। काबुल में आय का जरिया क्या है? तमगा। तमगा एक क्या है बच्चों? टैक्स है। तमगा क्या है? एक कर है। और यह तमगा कर बच्चों आय और आयात और निर्यात पर लिया जाता था। आयात और निर्यात पर लिया जाने वाला जो कर है वो क्या है? तमगा कर है। तो तमगा कर केवल एक आय का जरिया था और तमगा कर से किसी राज्य का संचालन नहीं हो सकता। इसीलिए अपनी बाबरनामा में काबुल को गरीबों का देश कहता है, गरीबों का क्षेत्र कहता है। और वो ये अपनी आत्मकथा में कहता है कि मुझे पता था कि हिंदुस्तान जो है सोने का चिड़िया है, हिंदुस्तान में जो है सोने की भरमार है, और इसलिए हिंदुस्तान को जीतना जरूरी भी था। तो एक वही बात फिर कहते हैं, इतिहास अपने को दोहराता है। महमूद गजनवी ने धन प्राप्ति के उद्देश्य से हिंदुस्तान पर कब्जा किया, लेकिन बाबर के संदर्भ में आप ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, यह जरूर कह सकते हैं कि उसकी समस्त इच्छाओं में एक इच्छा धन की प्राप्ति भी थी। एक इच्छा धन की प्राप्ति भी थी। वो भारत की समृद्धि से बच्चों पूरी तरह क्या था? परिचित था। ठीक है, तो उनकी अपनी पृष्ठभूमि भी हिंदुस्तान की विजय के लिए उत्तरदायी थी, और भारत की राजनीतिक पृष्ठभूमि भी हिंदुस्तान की विजय के लिए क्या थी? उत्तरदायी थी बच्चों। तो ये क्लियर हुआ कि बाबर वास्तव में, बाबर की पृष्ठभूमि कैसी थी, यह स्पष्ट हुआ कि नहीं? बच्चों बफरिंग कर रहा है क्या? बच्चों क्लास बफरिंग तो नहीं हो रही है? ठीक है, चलिए बच्चों मैं पूछ रहा था बफरिंग तो नहीं हो रहा है किसी भी तरह से? क्लियर है? ठीक है, चलिए। हाँ, अब देखिए, तो ये तो हमने बताया कि भाई बाबर वास्तव में हिंदुस्तान क्यों आया, उसके आने का क्या रीजन था। ठीक है, और दूसरा आपकी राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी थी कि आप स्वयं आमंत्रित कर रहे थे। अब देखिए, अब भारत में कौन सी कंडीशन बनी। देखिए बच्चों, हुआ ये कि दौलत खां लोदी ये चाहता था, दौलत खां लोदी से संपर्क हुआ किसका? आलम खां लोदी का। आलम खां लोदी ने दौलत खां लोदी से क्या किया? संपर्क किया। ठीक है, किस बात के लिए? आलम खां लोदी ने कहा भाई आप जो है एक ऐसा करिए कि बाबर से मदद मांगिए। किसके विरुद्ध? इब्राहिम लोदी के विरुद्ध। ठीक है, दौलत खां लोदी ने अपने बेटे अपने बेटे जुल्फिकार खां को भेजा किसके पास? बाबर के पास। बाबर के पास ये गया, बाबर ने एक फरमान भेजा किसके पास? इब्राहिम लोदी के पास। इब्राहिम लोदी से कहा दिल्ली हमें सौंप दीजिए, ये तैमूर का वंशज है, तैमूर का वंशज होने के कारण दिल्ली पर हमारा क्या है? अधिकार है। जिसको इब्राहिम लोदी स्वीकार नहीं करता, इसका मतलब बाबर अब क्या करेगा? आक्रमण करेगा। यहां पर जो आपके राणा सांगा साहब हैं, राणा सांगा के बारे में भी कहा जाता कि ये भी बाबर से मिले, और इनका विचार ये था कि बाबर जब भी आएगा हिंदुस्तान में तो वो इब्राहिम लोदी को पराजित करेगा, और पराजित करके वापस चला जाएगा, तो दिल्ली और आगरा दोनों हमको बड़े आसानी से क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे। ये विचार था किसका बच्चों? राणा सांगा का। ठीक है,
तो हर एक शेर जो है दूसरे के ऊपर अपने तलवार माने दूसरे के ऊपर बच्चों बंदूक रखकर चलाना चाह रहा है। ठीक है, कोई आमने सामने भिड़ने के लिए बाबर से तैयार नहीं है। हर व्यक्ति जो है बाबर की मदद की ताक में है कि बाबर के सहयोग से हमें सत्ता मिल जाए। लेकिन एक योद्धा है, वो है इब्राहिम लोदी, जो बाबर को हराने के लिए बच्चों क्या है, तैयार है। तो बाबर का देखिए पिछली क्लास में हमने बाबर के चारों आक्रमण की चर्चा मैंने किया था कि पानीपत के प्रथम युद्ध के पहले बाबर ने कौन कौन से युद्ध किए, तो उसकी चर्चा हमने किया था बच्चों। ठीक, आज हम चर्चा करेंगे किसकी, पानीपत की। आज जो चर्चा होगी वो किसकी होगी, पानीपत की होगी। और आपको पता है बच्चों कि पानीपत का युद्ध जो है वो भारत में एक नए इतिहास की रूपरेखा क्या करेगा, निर्मित करेगा। ठीक है, तो पानीपत के युद्ध की पृष्ठभूमि आइए देखते हैं। ठीक है, चलिए पानीपत की पृष्ठभूमि देखिए बच्चों। पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक, 21 अप्रैल 1526 1526। ठीक है, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का युद्ध हुआ। और ये पानीपत का मैदान बच्चों कहां पर है, हरियाणा में। कहां पर है बच्चों, हरियाणा में। ठीक है, कहां पर है, हरियाणा में। ठीक, अब देखिए बाबर और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ बच्चों, ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। अगर आपसे कहा जाए कि भाई पानीपत में ही युद्ध क्यों होते थे, एक क्वेश्चन पूछा जाता बच्चों ने कि पानीपत में ही युद्ध क्यों होते हैं, पानीपत में ही युद्ध क्यों होते हैं बच्चों। हेलो, हाँ कौन, हाँ बोलिए जल्दी, क्लास में बताएं। हाँ बेटा, मैं आधे घंटे की क्लास है, ले लूँ तो फिर आपसे यूट्यूब पे भी क्लास ले रहा हूँ ना, टाइमिंग तो आपको पता होगी, 9 बजे खाली होता हूँ ना। अब देखिए, तो यहां पर जो है थोड़ा सा मेरा एक प्रश्न है बच्चों। क्वेश्चन ये है, पानीपत में ही युद्ध क्यों होते थे। एक कारण आपको बताऊंगा, सारे कारण नहीं बताऊंगा क्योंकि इतना टाइम यहां पे नहीं बच्चों, ये मेंस में आता है। ठीक, क्यों होते थे, चलिए पानीपत के मैदान में ही, पानीपत में ही युद्ध क्यों होते थे बच्चों। पानीपत के मैदान में ही युद्ध क्यों होते थे। देखो बताता हूं भाई, पानीपत के 3 युद्ध हुए बच्चों ने। देखिए आप तो जानते हैं पानीपत के कितने युद्ध हुए, 3। भाई पानीपत के कितने युद्ध हुए, पानीपत फर्स्ट 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, पानीपत सेकंड 1556 अकबर और हेमू के बीच, पानीपत थर्ड, पानीपत थर्ड बच्चों 1761 मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। तो मेरा प्रश्न यह है कि आखिर ये पानीपत में ही क्यों होते थे। ठीक है, तो देखिए बच्चों एक कारण आपको बता देता हूं। देखिए ये आपके हिंदुस्तान का मैप है,
ये आपके बच्चों हिंदुस्तान का मैप है। अब देखिए, ये है आपकी दिल्ली, ये है आपकी दिल्ली, और ये है आपका आगरा, ये है आपका पाकिस्तान, और ये है आपका अफगानिस्तान। हिंदुस्तान में आने का एक रूट ये होता है जो महासागरों से घिरा है, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर बच्चों। और हिंदुस्तान में आने का मात्र एक ही रास्ता, क्योंकि उत्तर में हिमालय है, उत्तर में क्या है, हिमालय, दक्षिण में महासागर। तो जब तक महासागरों से आप तब तक नहीं आ पाओगे जब तक आपके पास एक मजबूत नौसेना या नौकाओं का भंडार न हो। ठीक है, तो हिंदुस्तान का इतिहास उठाकर देखिए तो भारत में जो भी आक्रमणकारी आए हैं सब इन्हीं दर्रों से आए हैं बच्चों, जोजिला दर्रा और खैबर दर्रा, चाहे वो मोहम्मद गोरी रहा, चाहे वो मोहम्मद गजनवी रहा। ठीक है, तो सभी लोग इन दर्रों से ही हिंदुस्तान की जमीन पर क्या करते हैं, आते हैं। अब आपको पता है कि आप पूरी सल्तनत काल के इतिहास को पढ़ गए, आपने देखा होगा कि हर सुल्तान बच्चों, हर सुल्तान अपने इस प्रवेश द्वार को मजबूत करने का प्रयास करता है, और अक्सर यहाँ मंगोल आक्रमण होते रहे। ठीक है, और सभी सुल्तानों ने इस प्रवेश द्वार को मजबूत करने का प्रयास हमेशा से किया। बलबन तो 4 किलों की दीवार ही यहाँ पर खड़ी करवा देता है। अब देखिए, आपका ये क्षेत्र है बच्चों क्या, पंजाब। इसके जब आगे बढ़ोगे तो ये है आपका हरियाणा, ये आपका हरियाणा है। ठीक है, पानीपत बच्चों यहाँ है, पानीपत का मैदान कहाँ है, यहाँ है, ये आपका पानीपत का मैदान है। ठीक, बहुत ध्यान से समझिएगा। दिल्ली को जीतने का मतलब कि हिंदुस्तान की विजय करना, क्योंकि दिल्ली ही राजधानी रही बच्चों। अब कोई भी विदेशी शासक आएगा वो किसको जीतना चाहेगा, वो दिल्ली को जीतना चाहेगा। वो किसको जीतना चाहेगा बच्चों, दिल्ली को जीतना चाहेगा। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि भाई दिल्ली का शासक जो है इनको यहीं क्यों नहीं रोक देता, दिल्ली का शासक इनको यहीं क्यों नहीं रोक देता, क्यों इनको अंदर आने देता है, ये भी तो प्रश्न उठता है। लेकिन मेरे भाई कैसे रोकोगे आप, जब ये भूभाग आपके अधीन होगा तब तो यहां रोकोगे। और हिंदुस्तान का इतिहास उठा के देख लीजिए, जब जब ये क्षेत्र दिल्ली या आगरा के अधीन रहा है तब तक कोई भी विदेशी हिंदुस्तान में नहीं घुस पाया है। और हिंदुस्तान में कोई भी विदेशी तभी घुसा है जब यहां का राजा कोई और यहां का राजा कोई और रहा है। यानी जब भारत राजनीतिक रूप से पूरी तरह विखंडित रहा है तब कोई भी विदेशी आक्रमणकारी बड़ी आसानी से हिंदुस्तान में दिल्ली और आगरा तक पहुंच गया है। और आप हर शासक को देख सकते हैं भाई, सीधी सी बात है कि आप देखिए कि जब यह क्षेत्र किसी दूसरे राजा के अधीन होगा तो कोई भी विदेशी शासक इसे आसानी से क्या करता था, पराजित कर देता था। और जैसे ही वो पंजाब, मुल्तान या लाहौर को जीतता था वो हरियाणा में अपने कदम रख देता था। और जब आप हरियाणा में कदम रख दोगे तो यहाँ का जो शासक होगा, जो दिल्ली और आगरा का शासक होगा, वो कभी भी राजनीति का एक बहुत बड़ा सूत्र होता है बच्चों। चाणक्य भी कहता है कि युद्ध हमेशा अपने सीमांत क्षेत्र में लड़ा जाना चाहिए। सीमांत क्षेत्र का मतलब होता है कि अपने सीमा के अंत में, राजधानी के नजदीक बच्चों कभी युद्ध नहीं लड़ना चाहिए। तो हर राजा या राज्य चाहता है कि वह युद्ध जो है अपने राज्य या राजधानी से दूर लड़े। तो यहां पर दिल्ली, आगरा का जो सुल्तान या बादशाह होता था, जो भी यहां होता था, वो हमेशा ये चाहता था कि युद्ध जो है राजधानी से दूर लड़ा जाए। तो इधर से जब ये चलता था, ठीक है, तो अक्सर जो है यहां पानीपत का जो मैदान है वो युद्ध के लिए एक सुनियोजित मैदान, माने एक तरह से युद्ध के लिए ठीक ठाक मैदान के रूप में उपस्थित होता था। ठीक है, तो यहां का जो राजा होता था वो हमेशा राजधानी से दूर युद्ध लड़ने की वजह से यहां पर आता था। और इधर जो था बच्चों वो यहां पर आसानी से इसलिए पहुंच जाता था क्योंकि यहां पर ये छोटा सा राज्य होने की वजह से इनको जीतकर आसानी से इस भूभाग में क्या होता था, पहुंच जाता था। तो कहीं न कहीं पानीपत की जो भौगोलिक कंडीशन है वो स्वयं जो है इसका कारण था कि वहां पर युद्ध लड़े जाते थे। ठीक है, ये एक कारण हमने आपको बताया। इसको समझे कि नहीं आप लोग? बच्चों ये समझ में आया? ये आपके दिमाग में आया कि नहीं? अब देखिए,
अब देखिए बच्चों, तो ये एक राजनीतिक कारण था। अब देखिए हम इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे बच्चों, ये मेंस में आपके पढ़ाया जाता है। जब आप मेंस पढ़ते हैं तो वहां पे इसके 3 और 4 कारण आपको बताए जाते हैं पूरे, ठीक। तो यहां पर एक कारण हमने आपको बता दिया। अब आइए पानीपत के युद्ध पे, ठीक है। तो पानीपत का युद्ध बच्चों 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया बच्चों। कहा जाता बच्चों बाबर के पास बहुत मामूली सेना थी, बहुत ज़्यादा सेना बाबर के पास नहीं थी, ठीक है। लेकिन हाँ, 2 चीज़ें बाबर के पास जो थी वो आपके इब्राहिम लोदी के पास नहीं थी। इब्राहिम लोदी की सेना लगभग 1 लाख थी बच्चों, इनकी सेना क्या थी, 1 लाख थी, ठीक है। लेकिन बाबर के पास जो 2 चीज़ें थी वो क्या थी बच्चों, एक था तोपखाना, एक था बच्चों तोपखाना, और तोपखाना था बच्चों, और दूसरी चीज़ें जो थी तोपखाना, बंदूक, गोला बारूद, जो अभी तक हिंदुस्तान में उपयोग नहीं हुआ था। तो बंदूक, गोला बारूद, तोपखाना का उपयोग सबसे पहले कौन करेगा, बाबर, ठीक है। और दूसरा तुगलमा युद्ध पद्धति, तुगलमा युद्ध पद्धति, तुगलमा युद्ध पद्धति, और तुगलमा युद्ध पद्धति हो गई बच्चों। और दूसरा उस्मानी और रूमी विधि, उस्मानी और रूमी विधि, ठीक है। ये देखिए, ये चीजें बाबर के पास थी जो इब्राहिम लोदी के पास नहीं थी बच्चों, ठीक है। और पानीपत का मैदान ऐसे ढलान पे बना हुआ है, ठीक है। कैसे बना बच्चों, ढलान पे बना हुआ है। अब प्रश्न ये है, ये तुगलकमा युद्ध पद्धति क्या है। तो ये तुगलका युद्ध पद्धति जो है बाबर किससे सीखा था, उज्बेकों से। इसी युद्ध शैली की वजह से बाबर जो है समरकंद में हार गया था बच्चों। उज्बेकों से ये युद्ध पद्धति उसने जीता था। ये युद्ध पद्धति उसने किससे जीता, उज्बेकों से जीता था बच्चों, ठीक है। उज्बेकों से सीखा था, लिया था, ठीक है। और ये उस्मानी और रूमी विधि किससे लिया था, उस्मानिया तुर्कों से लिया था। किससे लिया था, उस्मानिया तुर्कों से लिया था बच्चों, उस्मानिया तुर्कों से इसको लिया था। अब देखिए ये होता क्या है, थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए। तुगलका युद्ध पद्धति क्या होती बच्चों, मान लीजिए ये इधर एक तरफ जो है, मान लीजिए यहां पर सेना किसकी है, बाबर की, सॉरी ये बाबर की सेना है, और इनके सामने खड़ा है कौन, इब्राहिम लोदी की सेना, इब्राहिम लोदी की सेना बच्चों, इब्राहिम लोदी की सेना। अब देखिए दोनों आमने सामने हैं, दोनों आमने सामने हैं बच्चों। कहते हैं बाबर की जो तुगलका युद्ध पद्धति है, उस तुगलमा युद्ध पद्धति का नियम था कि बाबर जो है एक रिजर्व सेना रखता था। कैसी सेना, रिजर्व सेना। अब मान लीजिए ये मैदान है, ठीक है, सॉरी मान लीजिए बच्चों ये मैदान है, और इस मैदान में ये खड़े हैं, दोनों सेनाएं आमने सामने हैं, दोनों सेनाएं बच्चों आमने सामने हैं इस मैदान में। तो तुगलका युद्ध पद्धति का मतलब होता था कि बाबर क्या करता था, कुछ रिजर्व सेना रखता था। क्या करता था, रिजर्व सेना। और ये जो मैदान का ये ढलान वाला क्षेत्र होता था, ये मैदान का ढलान वाला क्षेत्र होता था, ठीक है। बाबर अपनी रिजर्व सेना को क्या करता था, इस ढलान वाले क्षेत्र में यहां पर लगा देता था। एक टुकड़ी बच्चों यहां पर लग जाती थी और एक टुकड़ी यहां पर लग जाती थी। अब जब युद्ध की शुरुआत होती थी तो ये सेना किधर बढ़ेगी, ऊपर की तरफ बढ़ेगी, ये ऊपर की तरफ बढ़ेगी, बाबर की सेना आगे बढ़ेगी, दोनों सेनाएं यहां पर आकर बीच में क्या होंगी, मुठभेड़ होगा। और जब ये सेना आगे बढ़ेगी तो थोड़ी देर बाद, यानी जब ये सेना पूरी तरह से युद्ध में इन्वॉल्व हो जाए आमने सामने,
और ये थोड़ा थक जाए, थकने के बाद एकाएक ये सेना पीछे बढ़ेगी, पीछे से घेरेगी किसको, इस सेना को। ये सेना बच्चों ऐसे पीछे से घेरेगी और जब ये पूरी तरह थके होंगे तो एकाएक ये एक रिजर्व सेना, जो ये रिजर्व सेना पूरे तरोताजा एकदम पूरी तरह से एकदम उत्साह के साथ एकाएक इस पे हमला बोलेगी। जब एकाएक इस पे हमला बोलेगी बच्चों, ये दोनों तरफ से घिर गए और जब ये दोनों तरफ से घिर जाएंगे तो इनकी हार जो होगी वो क्या हो जाएगी, सुनिश्चित हो जाएगी। इसी को कहते हैं तुगलमा युद्ध पद्धति। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ बच्चों, तुगलमा युद्ध पद्धति। अब देखिए दूसरी बात आपको बताता हूं। अब देखिए जो उस्मानी या रूमी पद्धति है वो तोपों को सजाने की विधि है, वो तोपों को सजाने की विधि है बच्चों, तोपों को सजाने की विधि है। तोपों को सजाने की विधि को क्या कहते हैं, उस्मानी या रूमी विधि कहते हैं। तोपों को सजाने की विधि को बच्चों क्या कहते हैं, उस्मानी या रूमी विधि। ठीक है, अब देखिए तो बच्चों यहां पर जब युद्ध की शुरुआत हुई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, तो कहा जाता है कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जब शुरुआत हुई तो तोपों का नेतृत्व बच्चों कौन कर रहा था, अली कुली खां। तोपों का नेतृत्व कौन कर रहा था, अली कुली खां कर रहा था बच्चों, अली कुली खां। बाद में मुस्तफा खां, मुस्तफा खां बाद में ये भी बाबर का तोपची बना था। और बाबर बच्चों कहा जाता है कि इब्राहिम लोदी बड़ी वीरता से बाबर से लड़ा, बहुत वीरता से बच्चों बाबर से वो लड़ता है। और बाबर से लड़ने के बाद इब्राहिम लोदी बच्चों युद्ध में ही क्या होता है, मारा जाता है। लेकिन बाबर बच्चों इब्राहिम लोदी के मरने के बाद जब पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी पराजित हुआ और मारा गया, तो इब्राहिम लोदी के मरने के बाद जो है बाबर ने, कहा जाता है कि यहीं पर पानीपत के मैदान में ही इब्राहिम लोदी के मने मकबरे को ईंटे से बच्चों, ईंटे से इब्राहिम लोदी के मकबरे का क्या करता है, निर्माण करता है। ईंट से बच्चों, ईंट से इब्राहिम लोदी के मकबरे का क्या करता है, निर्माण करता है। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहां पर बना है, इब्राहिम लोदी का मकबरा बच्चों ये कहां बना है, पानीपत के मैदान में। तो पानीपत के मैदान में ही इब्राहिम लोदी का मकबरा बच्चों इसने स्वयं क्या किया, बनवाया, ईंट से स्वयं बनवाया। और इब्राहिम लोदी बच्चों प्रथम शहीद माना जाता है जो वीरगति को प्राप्त हुआ, इसे प्रथम शहीद कहा जाता है क्योंकि ये युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था और एक विदेशी के समकक्ष जो है लड़ता हुआ मारा गया। बाबर उस समय हिंदुस्तान के लिए बच्चों क्या था, एक विदेशी था। तो एक विदेशी के विरुद्ध चूंकि युद्ध लड़ते हुए इब्राहिम लोदी मरा था, इस वजह से जो है कहीं न कहीं ये प्रथम शहीद की संज्ञा इसको दी जाती है। और कहा जाता है बच्चों कि जब ये युद्ध को जीता, जब बाबर इस युद्ध को जीता, तो जीतने के बाद जो है कहा जाता है बाबर जो है कलंदर, सॉरी इसकी कई और नाम थे, लेकिन इनको जो है बच्चों कलंदर कहा गया। ठीक, कलंदर, कलंदर मतलब जैसे धन का वितरण करने वाला। इनके कई नाम थे, उसमें एक नाम बच्चों कलंदर है। बाबर के नामों में कलंदर, कलंदर मतलब होता बच्चों, कलंदर का मतलब होता है धन वितरण करने वाला। क्योंकि युद्ध में यहां पर जो धन उसे प्राप्त हुआ उसको पूरी तरह क्या करता, वितरित करता है, धन वितरण करने वाला। कलंदर मतलब धन वितरण करने वाला। कलंदर की उपाधि लेता है। गाजी की उपाधि कब लेगा, खानवा के युद्ध विजय के पश्चात। खानवा का युद्ध जब जीतेगा तो इसे गाजी कहा जाएगा। ठीक, बादशाह की उपाधि बच्चों इन्होंने बहुत पहले ले लिया था, बादशाह। बादशाह की उपाधि इन्होंने 1506-7 में ही लिया था। ठीक, यानी हिंदुस्तान में आने से पहले, और हिंदुस्तान आने के बाद भी इन्होंने बादशाह की उपाधि धारण किया। हालांकि इनकी जो मूल उपाधि थी बच्चों, मूल उपाधि इनकी थी हजरत फिरदौस मकानी। इनकी जो मूल उपाधि थी वो थी हजरत फिरदौस मकानी, हजरत फिरदौस मकानी। इनकी जो मूल नाम है बाबर का वो है हजरत फिरदौस मकानी, ये इनका मूल नाम है।
कलंदर भी इनकी उपाधि है, इनको बादशाह भी कहते हैं। इनको एक चीज और कहते हैं बच्चों, जीवनियों का राजकुमार, जीवनी लेखकों का राजकुमार, क्योंकि इसी ने ही सबसे पहले जीवनी लिखा था। जीवनी लेखकों का राजकुमार, जीवनी लेखकों का राजकुमार इसे कहा जाता है बाबर को। जीवनी लेखकों का बच्चों इसको क्या कहते हैं? राजकुमार कहते हैं। और दूसरी बात बच्चों, इनको एक नाम और दिया गया है, और एक नाम ये है, कहा जाता है आजीविका ढूंढने वाला सैनिक कहा गया है बाबर को। और इस उपाधि से ये पता चलता है कि बाबर का जो अपना मूल क्षेत्र था मध्य एशिया, वो बाबर के हाथ से बच्चों क्या था? निकल चुका था। ठीक है, इसीलिए बाबर को आजीविका ढूंढने वाला एक सैनिक भी कहा गया है। इनको हम आजीविका ढूंढने वाला सैनिक भी कहते हैं बच्चों, आजीविका ढूंढने वाला सैनिक। आजीविका ढूंढने वाला सैनिक भी कहा जाता है बच्चों। ये बाबर के नाम है जिन नामों से बाबर जाना जाता है। ठीक, और ये हिंदुस्तान का पहला ऐसा शासक था जिसने हिंदुस्तान में पहली बार गोला और बारूद का उपयोग किया। और कहा जाता है बच्चों, जब पानीपत युद्ध इसने जीता तो आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव जो एक महान इतिहासकार हैं, वो कहते हैं इसके पानीपत युद्ध की विजय का मूल कारण इसका अपना तोपखाना था। लेकिन बाबर अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कहता है कि नहीं, मेरी पानीपत विजय का मूल उद्देश्य, मूल कारण जो है या आधार मेरे अपने क्या थे? धनुर्धारी थे। ठीक है, उन धनुर्धारियों की वजह से मैंने ये युद्ध जीता। तो ये बड़ा विवाद का विषय बना हुआ है और एग्जाम में आया भी है कि पानीपत के युद्ध जीतने का क्या कारण था, माने क्या मूल कारण क्या था बच्चों। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर एक इतिहासकार के नाम को लेकर पूछे कि आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव के अनुसार क्या सही है, तो आप ध्यान दीजिएगा, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने इनके तोपखाने को माना है कि तोपखाने की वजह से बाबर पानीपत के युद्ध को आसानी से जीता। और ये चलायमान तोपखाने थे बच्चों, हल्के तोपखाने थे, जिसकी वजह से इब्राहिम लोदी की सेना को बड़ी क्षति पहुंचती है। ठीक है, और जिस युद्ध शैली से बाबर लड़ा, सच्चाई तो यह है बच्चों, जिस युद्ध शैली का उपयोग बाबर ने किया, उस युद्ध शैली का नेतृत्व या उस तरह के युद्ध कभी इब्राहिम लोदी ने किया भी नहीं था, जिसकी वजह से बड़ी आसानी से बाबर ये युद्ध को क्या करता है? जीत लेता है। और हिंदुस्तान में एक नए तरह की राजनीति का बच्चों अब क्या होता है? आरंभ होता है। अब बाबर के आगमन से इस बात का निश्चय हो गया कि हिंदुस्तान की जो विखंडित राजनीति है वो फिर से एक केंद्रीकृत राजनीति में बदलने जा रही बच्चों। और दूसरा ये भी सिद्ध हो गया कि अब एक नई नस्ल का आगमन हिंदुस्तान की जमीन पर हो रहा है, तो एक नए तरह की शुरुआत भी आपको अब देखने को मिलेगी। ठीक है, तो कहा जाता है कि बाबर के गुरु हुआ करते थे उबैदुल्ला अहरार, जो नक्शबंदिया सिलसिले से थे, इनके गुरु थे। इनके गुरु थे बच्चों उबैदुल्ला अहरार। उबैदुल्ला अहरार, और ये नक्शबंदिया सिलसिले के सूफी संत थे। ये नक्शबंदिया सिलसिले के सूफी संत थे। कहा जाता है कि इसके गुरु इसके सपने में आया करते थे। इसके गुरु बच्चों सपने में आया करते थे। सूफी संतों से बड़ा लगाव था। कहते पानीपत का प्रथम युद्ध जब बाबर जीता तो दिल्ली में गयास बेग जानते बच्चों, वहां पर आपके इनकी दरगाह है, क्या नाम है आपके, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर और बख्तियार काकी की दरगाह पर, दोनों दरगाहों पर मत्था टेकता है बच्चों जाकर। कौन? बाबर। जब पानीपत का प्रथम युद्ध इसने जीता तो बख्तियार काकी और आपके निजामुद्दीन औलिया की दोनों की दरगाहों पर जाता है। और कहा जाता है कि युद्ध को जीतने के बाद इसने शाहरुख सिक्का, शाहरुख कौन सा सिक्का? शाहरुख सिक्का इसने बच्चों अपने लोगों में बांटा था। शाहरुख कौन सा सिक्का? और ये प्रश्न आया हुआ है कि शाहरुख सिक्का किसने चलाया था? ये शाहरुख सिक्का बच्चों किसने चलाया था? बाबर ने चलाया था। ठीक है, तो ये बाबर ने चलाया था बच्चों। तो पानीपत के युद्ध ने हिंदुस्तान में बाबर को अपने कदम रखने का क्या दे दिया? मौका दे दिया। लेकिन हिंदुस्तान की विजय तो होगी किससे? खानवा के युद्ध से। ये कहा जाता है बच्चों कि भारत पर किसका नियंत्रण होगा? भारत पर मुगलों का नियंत्रण किस युद्ध से होगा बच्चों? खानवा के युद्ध से होगा, ना कि पानीपत के युद्ध से होगा। उसी तरह जैसे अंग्रेजों का हिंदुस्तान पर कब्जा प्लासी के युद्ध से नहीं, बक्सर के युद्ध से हुआ। और कहा जाता है
कि हिंदुस्तान को अंग्रेजों ने मुगलों से नहीं बल्कि अंग्रेजों से छीना, उसी तरह कहा जाता है बच्चों कि बाबर ने हिंदुस्तान को इब्राहिम लोदी से नहीं राणा सांगा से छीना। तो असली युद्ध तो बच्चों कल होगा। असली युद्ध कब होगा? कल होगा। और खानवा का युद्ध ही बच्चों असली युद्ध है, जिसमें बाबर को जिहाद का नारा देना पड़ जाएगा। बाबर मजबूर हो जाएगा कि अपने राजनीतिक योग्यता को अपने धर्म से क्या करे, जोड़े, क्योंकि धर्म का सहारा बाबर की विजय का क्या बनेगा? आधार बनेगा बच्चों। लेकिन आपकी विजय का आधार बच्चों हमारे क्लासेस हैं, जिसको आप मिस मत करिएगा। तो कल आपको पता है कि कल हमारी सबसे महत्वपूर्ण क्लास स्टार्ट हो रही है, आप सभी को पता है बच्चों, और ये क्लास आपको मिस नहीं करना है, ठीक है? ये क्लास आपको मिस नहीं करना है। और ये क्लास कौन सी है? ये कल ये क्लास स्टार्ट हो रही है सुबह 10 बजे, मॉर्निंग में 10 बजे हिंदी न्यूज़पेपर एडिटोरियल। तो 2 न्यूज़पेपर अभी हम कवर कर रहे हैं, एक इंडियन एक्सप्रेस और जनसत्ता, 2 न्यूज़पेपर आपको कवर करूंगा बच्चों। तो कल आपकी पहली क्लास होगी मॉर्निंग में 10 बजे, और आप लोगों का इंतजार होगा, और ना केवल अकेले बल्कि एक बड़ी संख्या में आप इस क्लास में उपस्थित होंगे, ऐसा आपका प्रॉमिस होना चाहिए बच्चों, ठीक है? क्योंकि ये क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जबरदस्त होंगी, क्योंकि यहीं से आप वास्तव में सीख पाओगे कि यूपीएससी को किस नजरिए से देखा जाए और यूपीएससी आपसे क्या चाहती है। इन्हीं क्लासों से आप सीख पाओगे बच्चों, इन्हीं क्लास से आप सीख पाओगे। तो ये क्लासें मिस नहीं होनी चाहिए, ठीक है? ये क्लासें मिस नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात बच्चों आपको बता दें कि अगर आपको वास्तव में कंप्लीट तैयारी करना है, यूपीएससी आप क्रैक करना चाहते हैं, तो बेहिचक बच्चों आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। प्लस और आइकॉनिक कोई भी सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं, ठीक है? कोड हमारा बच्चों SKY लाइव है, ये हमारा कोड है, ठीक? और जब भी बच्चों आप प्लेटफॉर्म पर आएंगे तो एक बेहतरीन तरह का चेंजेस आप देखेंगे। प्लस प्लेटफॉर्म एकदम डिफरेंट होता है आपकी फ्री क्लासेस से बच्चों, फ्री होता है। और पता है आपको कि जब आप कहीं भी आप पेमेंट करते हैं तो वहाँ का जो तरीका होता है, वहाँ की जो पढ़ाई होती है, वहाँ का जो मटेरियल्स होगा वो एकदम डिफरेंट होता है, ठीक है? तो उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि प्लस प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना है। और कोड हमारा बच्चों SKY लाइव, इसको अप्लाई करिए, 10% डिस्काउंट, और डिस्काउंट के साथ साथ आपको बच्चों एक बड़ा अवसर मिलेगा डॉक्टर संजय सर से जुड़ने का और उनके गाइडेंस में काम करने का। तो मोस्ट वेलकम है बच्चों आपका प्लस प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सभी लोगों को हमारी तरफ से शुभ रात्रि बच्चों। युद्ध की तारीख बच्चों 21 अप्रैल है, 21 अप्रैल। पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल को हुआ, प्रद्युम्न।